नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत। आपका उत्साह और आपकी उत्सुकता लगातार बनी हुई है कि हम पिछले सालों के पेपर को भी देखते हुए इस बार की तैयारी करें। तो हम लेके आए हैं आपके लिए पिछली बार के एलटी पेडागोजी का पेपर जो 2021 में उत्तराखंड में पूछा गया। और इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है एनसीएफ से, और एनसीएफ को बड़े विस्तार से हमने पढ़ा था। तो उसमें लिखा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए हैं। तो हमने कहा 21 विषय क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है, उसमें बोला है। तो 20, 21, 23, 25 तो सही उत्तर है 21 फोकस ग्रुप का अध्ययन किया गया। अगला है अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्नांशों के विभिन्न प्रश्नांश सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता क्या कहलाती है। ये मूल्यांकन चैप्टर में हमने पढ़ाया है, वीडियो में आपने देखा सुना होगा। तो वैधता, परीक्षण, विश्वसनीयता, प्रतिनिधित्व। तो ऐसे में जब एक बच्चे के अलग अलग टीचर द्वारा जांच करने पर भी अलग अलग समय में बराबर उत्तर आते हैं, बराबर मार्क्स आते हैं, तो उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं कि परीक्षण जो था वो विश्वसनीय था। ये विश्वसनीयता, वैधता को लेकर जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है वो एक बार जरूर देख लें कि हमने इस बारे में मूल्यांकन चैप्टर में विस्तार से बताया है। मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन, कैसे द्वंद्व में? मानसिक द्वंद्व में किया गया समायोजन स्व समायोजन है, सामाजिक समायोजन है, कुसमायोजन है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। मानसिक द्वंद्व देखो दिमाग के अंदर होता है, और इस द्वंद्व की स्थिति में समायोजन व्यक्ति स्वयं से करता है। तो ये स्वयं से किया गया समायोजन क्या कहलाता है? स्व समायोजन। ठीक है, ये सामाजिक समायोजन नहीं है, क्योंकि समाज में दूसरों के साथ समायोजन किया जाता है। अगला, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? निरपेक्ष मापन, मानकीय मापन, स्वमापन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो निरपेक्ष मापन होता है ना, जिसमें कोई पूर्व धारणा, प्री एजम्पशन नहीं होता है, उसी में क्या होता है, आरंभ में हमारा बच्चे के बारे में शून्य धारणा होती है। जैसा उसका प्रदर्शन होगा, जैसा उसने काम किया होगा, उस आधार पर उसमें अंकन किया जाएगा। तो निरपेक्ष मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है। अगला प्रश्न अधिगम वक्र से देखें, पिछली बार भी पूछा और हमने अपने चैप्टर में आपको विस्तार से इसमें बताया भी है। अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है कैसी? प्रारंभिक तेजी होती है, पठार बनता है, नीचे की ओर ढाल होता है। देखिए, सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसको ये बिना चैप्टर पढ़े हुए थोड़ा सा समझना कठिन होगा। तो जब अधिगम वक्र बनते हैं तो हमने कहा है आपको प्रारंभिक तेजी रहती है। एक प्रश्न है डिसकैलकुलिया, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में हमने जब बताया था तो कहा था डिसकैलकुलिया जो होता है कैलकुलेशन से संबंधित होता है, अक्षरों को लिखने से, खराब हस्तलेख से, उच्चारण से और अंकों को समझने से। इन सब के अलग अलग नाम विस्तार से हमने आपको बताए। तो यहाँ अंकों को समझने में जो कंफ्यूजन होता है या गणित संबंधी जो भी परेशानी होती है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्राइड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है? तो ईड, अहम, परम अहम, ये ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात कर रहा है। तो ईड को नहीं मानता बल्कि ईगो को मानता है, उसी को हम अहम कहते हैं। तो सही उत्तर हुआ अहम। अगला प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण, देखें लगातार इस पर प्रश्न आ रहे हैं और हमारे उसमें देखा आपने कि सूक्ष्म शिक्षण को बहुत गहराई से हमने समझाया है। तो सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही क्रम क्या होता है? ये तो हम जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कौन सा शिक्षण है? जो सहपाठियों के साथ किया जाता है, उसमें पाठ योजना बनती है, शिक्षण होता है, प्रतिपुष्टि होती है, पुनः योजना बनती है, पुनः शिक्षण होता है और पुनः पुष्टि प्राप्त होती है। तो ये 6 चीजें तो होती हैं उसमें, पर यहाँ पूछा है क्रम, और इसी 6 क्रियाओं के चक्र को सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कहा जाता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल कहा जाता है। तो ये माइक्रो टीचिंग साइकिल कितने देर की होती है ये भी बताया गया है। तो ये 36 मिनट की होती है टोटल मिलाकर के। तो 36 मिनट की इस टीचिंग में क्या सही क्रम है? तो सही क्रम लगता तो है कि एक ही होगा, क्योंकि पाठ योजना से शुरू होगा और देखें अंत में प्रतिपुष्टि आएगा। ऐसे लंबे प्रश्नों का जब क्रम पूछा जाता है तो 2 चीजें सबसे पहले देख लें कि पहला क्या होगा और आखिरी क्या होगा। तो देखें कि पाठ योजना में सबसे पहले पाठ योजना और अंत में पुनः प्रतिपुष्टि होती है, और ऐसे 2 ही ऑप्शन आपके पास हैं, या तो पहला और या तीसरा। तो अब हम केवल इन्हीं 2 पर विचार करेंगे और दूसरे और चौथे को छोड़ देंगे। तो इन 2 में उत्तर देखें। अब पहले पाठ योजना बनती है और उसके बाद क्या शिक्षण होता है या पुनः पाठ योजना बनती है?
तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पुनः पाठ्य योजना के तुरंत बाद बन जाए, पहले शिक्षण होगा, इसलिए आंसर ये होगा। तो पाठ्य योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। अगला, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो हम जानते हैं कि सीएल हल ने प्रबलन सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, निष्पत्ति इज इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया था? तो ये वुडवर्थ का बड़ा प्रसिद्ध है कि हम ये जो निष्पत्ति होती है, जिसको हम आउटकम कहते हैं, ये दो चीजों से निकल करके आता है। एक तो योग्यता होनी चाहिए और दूसरा अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तो सही उत्तर है वुडवर्थ। देखिए, हमने नीचे पीडीएफ में इनके सही उत्तर आपको दिए हैं आंसर की के साथ। आप पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे ऐप पर जाकर के डेली आईएएस एकेडमी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इस पीडीएफ को एज इट इज डाउनलोड करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे चल करके हम आपको ऐप पर इसकी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराएंगे, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी रहेगी। तो हमारी तरफ से जो अनुमानित प्रश्न हो सकते हैं वो हम आपको देंगे। डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? देखिए, ये शिक्षण और अधिगम इस लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है? व्यवस्था करना, नियोजन करना, नियंत्रण करना और अग्रसरण करना। तो सबसे पहले व्यवस्था करना तो होगा नहीं, नियोजन करना सबसे पहले होगा इसमें। तो नियोजन करना दो जगह दिया गया है। सबसे पहले मतलब प्लानिंग करना, सबसे पहले तो प्लानिंग ही होती है, और अंत में आएगा क्या? इसमें आएगा कंट्रोल करना। तो देखें, पहला नहीं हो सकता और बी और डी में आंसर होगा। तो बी और डी में तुलना करके देखें, नियोजन करना, व्यवस्था करना, अग्रसरण करना और नियंत्रण करना। और जबकि यहाँ व्यवस्था करना लास्ट में दे दिया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सही उत्तर होगा बी। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा जैसे मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से होता है? तो देखें, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसमें सभी विकल्प ऐसे लगते हैं जो सही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे सही विकल्प की अपेक्षा नहीं, बल्कि जो सबसे सही होता है उसकी अपेक्षा रखी जाती है। तो देखें, जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें क्या ध्यान रखा जाता है? निरक्षरता कम करने की दृष्टि से बिल्कुल ऐसा होता है, बेरोजगारी कम करने की दृष्टि से, शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से, और शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से। हम शैक्षिक अवसरों को समान बना सकें, इसलिए दूरस्थ शिक्षा का या मुक्त शिक्षा या पत्राचार शिक्षा को शुरू किया गया था। आप जानते हैं, पूरे भारत में इसके विस्तार के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसको संसदीय अधिनियम से 1985 में बनाया गया, और इसके आधार पर विभिन्न स्थानों में भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जहां से वो पूछ सकता है। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न है। अगला, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, किसने कहा? ये देखिए, फंक्शन जो होता है एक्टिव, अभिप्रेरणा से ये लिया गया है। तो अभिप्रेरणा के लिए ये परिभाषा डेसील ने दी थी। कह रहा है किसने कहा था? तो डेसियल लिखा है, डेसियल या डेसील कुछ भी लिखा होता है, तो ये चालक शक्ति है या ये मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत बुद्धि चैप्टर में आपने विस्तार से इसे पढ़ा, किसने दिया है पूछ रहे हैं। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत हम जानते हैं किसने? थॉमसन और स्टर्न, थॉर्नडाइक, थर्स्टन और गिलफोर्ड। थर्स्टन इसका सही उत्तर है। किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता अवस्था तक पहुंचता है? तो ऐसा हरलॉक ने माना तो है, लेकिन यहाँ वेबस्टर शब्दकोश में ऐसा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वेबस्टर शब्दकोश होगा। इसमें माना गया है कि ये परिवर्तनों की श्रृंखला है, भ्रूणावस्था से परिपक्वता तक चलता है। ये तो माना इन्होंने, हरलॉक ने भी माना कि मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, और जन्म कब माना इन्होंने? भ्रूणावस्था में। लेकिन इसमें कहा गया है क्या? जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक, और परिपक्वता आती है अंत में, ऐसा वेबस्टर डिक्शनरी में। ये वेबस्टर डिक्शनरी वो होती है जो अमेरिकन इंग्लिश के लिए प्रयोग की जाती है। तो उसमें परिभाषा दी गई है किसकी? ये लर्निंग की या विकास की। अच्छा, आगे देखें, मनोसामाजिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठार। ये अधिगम चैप्टर में हमने अधिगम पठार आपको समझाए हैं। आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और वहां से आपने देख लिया होगा, ऐप पर डिटेल है इन सब की। तो साइकोसोमेटिक जो चीजें होती हैं उनकी सीमाओं के कारण क्या अधिगम पठार जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? समाप्त किया जा सकता है उन्हें,
या समाप्त नहीं किया जा सकता है, या समाप्त करना कठिन होता है, या समाप्त करना सरल होता है। तो इनको समाप्त करना कठिन होता है। जो साइकोसोमेटिक लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजह से लर्निंग गैप बनते हैं, लर्निंग प्लेट्यू बनते हैं, उन्हें समाप्त करना बड़ा कठिन होता है। आगे प्रश्न पूछा क्रियात्मक शोध से। क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है, मतलब इसकी क्या समस्या है? वैज्ञानिक न होना, परिकल्पना का न होना, सामान्यकरण का न किया जाना, शोध का अभिकल्प न होना। तो देखें एज इट इज, ये रिपीट कर दिया, 2017 में भी पूछा है सही प्रश्न, सामान्यकरण का न किया जाना। आरटीई 2009 से सवाल। आरटीई 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 21 डी, 21 बी, 21 सी, 21 ए। तो हम जानते हैं केवल 21 ए ही संविधान के अनुच्छेद में है, तो डी इसका आंसर है 21 ए। शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? तो पिछली बार देखें आप, ये सवाल डिसकैलकुलिया अभी ही पूछा और उसके बारे में फिर ये पूछा कि उसके लिए बुद्धि कौन सी चाहिए, सामाजिक, अमूर्त, मूर्त और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने के लिए अमूर्त बुद्धि चाहिए। ठीक है, आगे ये मूल्यांकन चैप्टर से सवाल। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? कॉम्प्रिहेंसिव का क्या अर्थ है पूछा है। तो सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो हमें यह भी लग सकता है कि सह शैक्षिक का मूल्यांकन जो होता है उसको व्यापक में लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन किया जाता है, इसी को हम व्यापक कहते हैं। अच्छा, बाकर मेहंदी का जो शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण दिए गए हैं? तो उसमें 4 उप परीक्षण दिए गए हैं। अभिक्रमित अधिगम के शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये नॉर्मन ए क्राउडर ने अभिक्रमित अधिगम के शाखीय अभिक्रम के बारे में बताया था। अच्छा, आगे एक सवाल है, क्रेस्मर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो क्रेस्मर ने जो बताए थे, हमने आपको डिटेल से बताया है कि जो ये काय लगा हुआ होता है ये सब क्रेस्मर का है। उसके अलावा जो ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी है ये युंग ने बताया था, तो ये अंतर्मुखी जो है ये नहीं होगा। इसके अलावा देखिए हमने वहां बताया आपको, कार जिसमें लगा होगा लंबकाय सुडौल काय यहाँ लिखा है, वहां कार लिखा होगा, तो आयताकार लंबाकार जहां लिखा होगा वो शेल्डन द्वारा दिया गया है। आगे ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का क्या अर्थ होता है? तो यहां तो वाली ट्रिक हमारी काम कर जाएगी, जो सबसे लंबा विकल्प होता है, लेकिन देखें, व्यवहार के लक्षण, इस तरह की प्रतिक्रिया देने की तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है, अधिगम की क्षमता और व्यवहार परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर ये है कि अभिवृत्ति जो एटीट्यूड होता है उसमें प्रतिक्रिया देने की तत्परता से व्यवहार की दिशा को निर्दिष्ट करना कहलाता है। अच्छा, आगे ये देखें, ये 2 तरह के, एक ये जो अभिवृत्ति है, अभिक्षमता है, अभिरुचि है, 3 शब्द हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि ये चैप्टर अलग से नहीं दिए गए, पर अधिगम के दौरान हमें इन्हें समझना होता है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ऐसा किसने कहा? स्किनर, क्रॉनबेक, क्रो एंड क्रो और जेपी गिलफोर्ड। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो सीखना है, लर्निंग जो है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया हर्जबर्ग द्वारा, हल द्वारा, मैस्लो द्वारा, मॉर्गन द्वारा। तो हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत दिया था। अच्छा, एक और पूछा कि कोल्सनिग ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया? तो 4, 6, 8, 10। तो कोल्सनिग ने 8 स्तरों में विभाजित किया था मानव विकास को। और किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। तो आवश्यकता और आवश्यकता के बीच संतुलन को समायोजन किसने कहा, ऐसा पूछा गया है। तो ये गेट्स, आइजेनिक, कोलमैन। और आगे डी में दिया है बोरिंग, लैंगफील्ड और बील्ड। इन तीनों ने ही माना कि आवश्यकता और परिस्थिति के बीच जो संतुलन होता है उसी को संतुलन कहा जाता है या समायोजन कहा जाता है। ठीक है, आगे
इस श्रृंखला का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति, ये फिर से अभिवृत्ति से सवाल आया, प्रभावित होती है किससे? ये देखिए शिक्षा के प्रति कहा है, अगर विकास के प्रति ऐसा कहा होता तो ये वंशानुक्रम और वातावरण से होता, लेकिन वंशानुक्रम से, बुद्धि से, बुद्धि एवं वातावरण से और वंशानुक्रम एवं वातावरण से, तो सही उत्तर होगा बुद्धि एवं वातावरण से। देखिए ये शिक्षा ना हमारे संज्ञान से जुड़ी है, इसलिए इसका बुद्धि से संबंध है, वंशानुक्रम से कम है। तो वंशानुक्रम और वातावरण से, चूंकि आप जानते हैं कि जो शिक्षा होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, और सामाजिक प्रक्रिया है मतलब जब हम समाज में आ जाते हैं, जन्म के बाद जो समाज में हमें देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसे हम शिक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा और भाषा दो ऐसी चीजें हैं जो समाज में रहकर सीखी जाती हैं, इसलिए इसमें हमारे संज्ञान का और वातावरण का बहुत योगदान होता है। विस्तार से आप वीडियोस को देखें, समझें, वहां आपको विस्तार से समझाया गया है। देखिए हमने लगातार इस बात का ध्यान रखा है कि आपको हम कंसेप्ट बेस्ड चीजें समझा सिखा सकें। हालांकि आप प्रश्नों के माध्यम से भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक पेडागोगी में हम किसी विषय की ठीक समझ नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा प्रश्नों के उत्तर निकालना कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न केवल फैक्चुअल नहीं पूछे जा रहे। अगला और आखिरी सवाल ये 30वां नंबर, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो समान परिस्थिति में अपने सीखे ज्ञान का प्रयोग, सीखने का क्षैतिज अंतरण, सीखने का ऊर्ध्व अंतरण, सीखने का द्विपार्श्विक अंतरण और सीखने का ऋणात्मक अंतरण। तो ऋणात्मक अंतरण पर पहले सवाल पूछा जा चुका है, वो नहीं होता, और सीखने का क्षैतिज अंतरण कहलाता है जब हम अपने सीखे ज्ञान को समान परिस्थिति में स्वयं से लागू कर लेते हैं। तो साथियों ये रहा 2021 का पेपर आपके सामने। इसके उत्तर हमने इस तरह से ये नीचे दिए हुए हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाएं और वहां पेड कोर्स में इसके बारे में हमने ये सारे नोट्स की पीडीएफ और बाकी क्लास की सभी वीडियोस वहां पड़ी हुई हैं, वो सब आपके लिए उपयोगी होगा। इन शुभकामनाओं के साथ हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये संकल्प जो हमने कहा आपसे क्या कि दिल्ली आईएएस एकेडमी कहती है सपना आपका सच हम करेंगे, तो आप सब इसमें सफल होंगे अपनी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं। हम मिलते हैं आपको अगली किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जो आपके जीवन को बनाने के लिए उपयोगी साबित हो। थैंक यू सो मच।